संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की और हमारे साथ में आपको मालूम है सदा की तरह माननीय प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम इंडिया के संपादक हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं और वो मेरा हार्दिक अभिवादन करेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम आप दोनों चैनलों पर एक साथ देख रहे हैं। और आपसे एक निवेदन भी कर लेता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक घंटी का एक आइकन होता है, घंटी बजा दीजिए। घंटी के आइकन पर क्लिक कर आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, सुपर स्टिकर दीजिए वगैरह वगैरह, आप सब जानते हैं। मैं सीधे चर्चा और मेरे साथ में द नागरिक के संपादक धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, जाना पहचाना चेहरा है यूट्यूब का। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। धनंजय जी हमारे बड़े भाई हैं, ये बात नोट कर ली जाए, मेरी सफेदी पर न जाया जाए। और डॉक्टर सुभाष देसाई जी महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, कई किताबें लिखी हैं। मैं आपका सर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बिना वक्त गवाए और थोड़ा सा देरी से आए हैं और हम तो देरी हमेशा कर देते हैं, 8 वाले कार्यक्रम में कोई नई बात नहीं है। आप हमारा सपोर्ट करते हैं, हम देरी करते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। आज चर्चा हम करेंगे महाराष्ट्र की। भाजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा कर दी है कि 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम मोदी भी शामिल होंगे, पर अभी मुख्यमंत्री के नाम की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। यानी मुख्यमंत्री पर पेच फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। और एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करने दिल्ली गए थे और उस बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई हल नहीं निकल सका, बेनतीजा रही वो वार्ता। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस और शिंदे वापस महाराष्ट्र आ गए। मुंबई महायुति की बैठक रद्द कराकर वो सीधे अपने पैतृक गांव सतारा चले गए। देखिए, जिस दिन वो वापस आए थे तभी एक महायुति की बैठक रखी गई थी। ये तय हुआ था कि महायुति की बैठक में फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस किस तरह से बंटवारा होगा, रबड़ी के लिए किसका डोना कितना बड़ा होगा, कितना किसको चम्मच मिलेगा, किसी को चम्मच नहीं मिलेगा। इसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ गई कि शिंदे गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर गतिरोध से नाराज हैं, इसलिए वो अपने गांव सतारा चले गए हैं, पैतृक गांव है उनका। हालांकि शिंदे ने यही कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो उन्हें मान्य होगा। खबरें ये भी है कि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया है और मंत्री पदों की लिस्ट और विधायकों के नाम उन्होंने नेतृत्व को दे दिए हैं। खास बात है कि शिंदे ने गृह मंत्रालय का दावा भी कर दिया है, साथ में वो बीएमसी का मेयर भी अपना चाहते हैं। बीएमसी के चुनाव होने हैं तो उसमें वो चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो मेयर हमारी पार्टी का होगा। और बीएमसी क्या है ये सब लोग जानते हैं, वहां पर स्वयं प्रभु कुबेर विराजमान है। तो कहा जा रहा है कि इसी वजह से 132 सीटें जीतकर भी बीजेपी और उसकी महायुति सरकार नहीं बना पाई है। आज लगातार समय बीत रहा है लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अभी भी घोषित नहीं किया जा सका है। और आज एक नई खबर आ गई और खबर भी बड़ी मजेदार है कि एकनाथ शिंदे को वायरल फीवर हो गया, ठंड लग गई है उन्हें, जुकाम वगैरह भी हो गया है। इसलिए वो सतारा में यानी अपने पैतृक गांव में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, घर पे डॉक्टरों को बुलाकर वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और सतारा में पैतृक गांव में वो अपना इलाज करा रहे हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि जब जब वो खिन्न होते हैं, जब जब वो परेशानी में होते हैं तो वो अपने गांव चले जाते हैं और कुछ दिन वहां रहकर वो चिंतन मनन करते हैं, नई रणनीति बनाते हैं। क्या बना रहे हैं वो रणनीति, ये हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भविष्य के गर्भ में है
कब निकलेगा हल और कितने दिन तक महाराष्ट्र की जनता को इंतजार करना पड़ेगा? कौन बनेगा मुख्यमंत्री या राज्यपाल चलाएंगे महाराष्ट्र? आज चर्चा इसी पर, और मैं इस चर्चा पर सबसे पहले भाई धनंजय सिंह जी को बुला रहा हूं। धनंजय सिंह जी, क्या कहेंगे प्रभु आप? देखिए, अक्सर ये आरोप लगता रहता है कांग्रेस के ऊपर कि बड़ी गुटबाजी है, और अगर ये समझिए कि महाविकास आघाड़ी जीत जाती है और ये स्थिति रहती, तो एक तो पहले राष्ट्रपति शासन लग गया होता महाराष्ट्र में, क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा था विधानसभा का, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता उसके बाद। तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। फिर दूसरी बात होती कि ये देखिए, पूरा मीडिया जो है, पूरा गटर मीडिया चिल्ला रहा होता, पूरा प्रिंट मीडिया चिल्ला रहा होता कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री, सरकार कैसे चलाएंगे, प्रदेश कैसे चलेगा, है ना। प्रधानमंत्री उधर प्रवचन दे रहे होते, गृह मंत्री उधर प्रवचन दे रहे होते, पता नहीं कौन कौन प्रवचन दे रहा होता। लेकिन अभी देखिए सन्नाटा फैला हुआ। आपने जो बताया कि 52 को लेकर रहे हैं कि 5 तारीख को आजाद मैदान में, अब हमने सुना था कि वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, अब देखिए आजाद मैदान पहुंच गया। तो आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। और अभी देखिए माहिम के पास जो है, जो धारावी का इलाका है, बांद्रा माहिम के बीच में, वहां पे कहीं मैंग्रोव में आग लग गई है, क्योंकि अडानी जी को दिया जाना है, तो वहां आग लगनी शुरू हो गई है। मैंग्रोव जरूरी होता है, समुद्री इलाका है। उसके बाद जो चल रहा है उसमें दिक्कत ये है कि जो आपने शिंदे साहब की बात कही, शिंदे साहब को बीमार हो गए हैं, यहाँ से डॉक्टर भी मुंबई से भेजे गए वहां पे, ये बात भी सही है। लोग कह रहे हैं कि फूफा जी नाराज हो गए, हमने कहा वो फूफा जी नहीं है, चाचा जी नाराज हो गए। फूफा जी का तो शेयर होता नहीं है, स्टेक नहीं होता है उनका, हालांकि अब फुआ का स्टेक होने लगा है 2005 के बाद, लेकिन चाचा का जो है बड़ा भारी स्टेक होता है। और जो शिंदे साहब हैं उनके लिए देखिए, सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों एक साथ जोड़ देता हूं मैं। सौभाग्य ये रहा कि उनके नेतृत्व में महायुति को भारी बहुमत मिला, दुर्भाग्य ये रहा कि उनका यही बहुमत उनके लिए काल बन गया। अगर बहुमत नहीं मिलता, मतलब आसपास रहते, समझिए कि 145 में बहुमत था और 150 रहता, तो अभी देखिए खेल हो गया होता, है ना। अभी मुख्यमंत्री वही होते जो चाहते शिंदे साहब, इसीलिए वो नीतीश फार्मूला मांग रहे थे, लेकिन नीतीश फार्मूला नहीं लागू हो पाया। लेकिन नीतीश फार्मूला अभी चलेगा, यहाँ लागू भले नहीं कर पाई है बीजेपी, लेकिन बीजेपी को सोचना पड़ेगा। मतलब शिंदे को नाराज नहीं कर सकते हैं, रिस्क है वो शिंदे को नाराज कर, क्योंकि अजित पवार साहब कब पीठ फेर लेंगे पता नहीं है। तो शिंदे साहब के पास बीजेपी को रहने का कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का क्या है, 132, 5 निर्दलीय वगैरह मिला के 37, 8 और चाहिए। ये गणित जोड़ना कागज पे आसान है, लेकिन विधानसभा में ये नंबर लाना हो सकता है अभी आसान हो, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने कहा बीएमसी चुनाव है, फिर सबसे बड़ा टेंशन जो है वो दिल्ली का होता है। 7 सांसद हैं शिंदे जी के, 7 सांसद अगर खिसक लिए तो मोदी जी विदेश में ही रह जाएंगे, प्रधानमंत्री पद छीन जाएगा, है ना। जैसा हमारे बिहार में हुआ था, जब नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ छोड़ दिया था और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी, तो जो उनके मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री, उनको जहाज में पता चला कि हम मंत्री अब नहीं रहे, तो वो स्थिति बन सकती है। तो रिस्क है और शिंदे साहब को मनाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे आखिर में बात है कि बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि बीजेपी गणित जोड़ रही है। बीजेपी, आरएसएस का तो जोर है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो आगे अपने दम पे सरकार बनाना महाराष्ट्र में बीजेपी को, मतलब आगे के भविष्य में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मराठा और ओबीसी दोनों बड़े ताकतवर हैं। और मराठा से मुख्यमंत्री बनाए या ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाए, और सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का, तो सामाजिक न्याय के एजेंडे में उनको आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, अगर ब्राह्मणवादी एजेंडे में रहेंगे तो खेल खराब हो जाएगा। बीजेपी को ये पता है, इसलिए उनको ये वक्त लग रहा है। और ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का एक धड़ा है, उसमें कहते हैं कि अमित शाह जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, नरेंद्र मोदी तो मानने को तैयार हैं। लेकिन एक और नाम आया है, बाकी देसाई भाई बताएंगे। एक और नाम आया है अभी अभी मतलब एक और नाम, मतलब एक नाम आया है फडणवीस जी के अलावा,
वो नाम है मुरलीधर मोहोल, पुणे से सांसद हैं। जो सरकार है मोदी जी की, मोदी सरकार में वो जो है सिविल एविएशन और कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है। तो उनका नाम भी उभर रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो मराठा है। तो देखिए अभी चल रहा है, लेकिन मराठा को बनाएं कि ओबीसी को बनाएं कि ब्राह्मण को बनाएं, इस उधेड़ बुन में बीजेपी फंसी हुई है। जी जी, देखिए, जिनका नाम आप बता रहे हैं उन्होंने खुद ट्विटर पर ये मैसेज कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है, एक्स पर, रात कि में ही वो किया है। मुख्यमंत्री की जी रेस में नहीं है। रात में ऐसा ही किया है, उन्होंने बिल्कुल। ट्वीट किया है। हाँ, तो अभी कई सारी चीजें बाकी हैं। मैं पहले प्रेम जी के पास आता हूँ। प्रेम जी, देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजे 23 तारीख को आ गए, 23 नवंबर को, और आज ये महीना खत्म होने वाला है, 7 दिन। 30 नवंबर को भारी बहुमत मिला, महायुति को 233 सीटें मिली। बम्पर जनादेश मिलने के बाद भी गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है, अंतिम रूप नहीं दिया है। कोई अभी तक फैसला नहीं हो सका है, फाइनल निर्णय नहीं हो सका है। और इस विधानसभा में 132 सीटों के साथ, 280 सीटों वाली ये विधानसभा है, इसमें 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और उसके सहयोगी दल जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार साहब की जो पार्टी है, महाराष्ट्र में उन्हें अजीत दादा कहते हैं, उनके एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीती हैं। यानी एकनाथ शिंदे ने 57 और अजीत पवार ने 41। इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बम्पर उनको मिला है, उसके बाद भी सरकार नहीं बन पा रही और बीमार पड़ गए हैं सतारा जाकर। सतारा मतलब कार्यवाहक मुख्यमंत्री अगर बीमार है, उसको कुछ भी हुआ है, वायरल है, ठंड है, ये जो भी कौन सी वाली है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो, जैसे एक हमारे यहाँ बोला जाता है कि जैसे सास को देखकर बहू को बुखार आ जाता है या बहू बीमार पड़ जाती है, तो सास जब घर में आती है तो बहू बीमार पड़ जाती है। तो कुछ ना कुछ मामला है। क्या कहेंगे सर, ये तो महाराष्ट्र की जनता के साथ में अन्याय नहीं हो रहा है कि वो बिना सरकार के मतलब उनका कोई कामकाज नहीं हो पा रहा, निर्णय नहीं हो पा रहा, जनता तो ठगी गई। जी शुक्रिया हरि जी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की बात याद आ रही है, तब भी बहुमत मिला था। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी, बीजेपी थी, और दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई मुख्यमंत्री के नाम पर। और ऐसी स्थिति बनी जब राष्ट्रपति शासन में जाना पड़ा। उसके बाद कई तरह की घटनाएं घटी, उसको हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन महाराष्ट्र की एक नियति बन गई है, ऐसा लगता है। क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि राजनीति जिस तरीके से चली है, खोखा पॉलिटिक्स से लेकर के पार्टी को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स तक, और उसके बाद आज जो बहुमत भी आया है वो संदिग्ध बहुमत है। कई जगहों पर जितने मतदाता हैं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। मतदाता 312 हैं, वोट 624 पड़ रहे हैं। ऐसे भी उदाहरण हमने देखे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अंदर का जो संकट है वही दिख रहा है। क्योंकि जनता, अगर मान लीजिए कि ईवीएम से नहीं जनता का बहुमत मिला, तो जनता का बहुमत इसलिए थोड़े मिला कि 20 तारीख को चुनाव हो, 23 तारीख को रिजल्ट आए और आप 30 तारीख तक बता ही ना पाए कि सरकार बना रहे हैं या नहीं, दूल्हा ही न खोज पाए, मुख्यमंत्री का नाम ही न तय कर पाए। तो अब जो पहले 3 तारीख की बात कही जा रही थी, अब 5 तारीख को 5 दिसंबर को कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा। तो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, तो ये अधूरी जानकारी है। किसका शपथ ग्रहण होगा वो जब तक नहीं बताया जाता है। तो किसका शपथ ग्रहण होगा ये बताना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़े थे, शुरुआत हुई थी। जब चुनाव थोड़ा आगे बढ़ा तो देवेंद्र फडणवीस का भी नाम बीच में कह दिया गया। तो एक तरह से एकनाथ शिंदे के साथ उस मायने में तो गलत हुआ है
के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नाम पर चुनाव लड़ने की बात कहते उससे बीजेपी पीछे हटी। लेकिन खुले तौर पर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के दौर से खुद को जरूर अलग कर लिया है, लेकिन अपनी की उन्होंने बाकी पदों पर अपने लोगों की नियुक्ति और तमाम चीजों को लेकर की है। लेकिन असल बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस को ये बीजेपी के अंदर की लड़ाई है कि देवेंद्र फडणवीस को खुद बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाह रही है। अगर बनाना चाहती तो दिक्कत कहाँ है? एकनाथ शिंदे क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं तो सामने में आए। तो हो क्या रहा, विरोध कर रहे हैं वास्तव में, और विरोध कराया जा रहा है। वरना एकनाथ शिंदे की क्या बिसात की वो बीजेपी के किसी फैसले का विरोध कर दे। जो बीजेपी दे रही है वो उनको मानना पड़ा है, आज तक मानते रहे। तो आज अगर देवेंद्र फडणवीस के नाम का विरोध कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो उसकी वजह है कि उनकी पीठ पर बीजेपी के ही नेताओं का हाथ है, और ये बीजेपी के अंदर की लड़ाई गठबंधन के भीतर इसका और उसका समर्थन लेकर के साधने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि जनता को सरकार नहीं मिल पा रही है। सरकार देना राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये दिख रहा है कि ये प्राथमिकता से दूर है। आपस की बंदर बाट जो है वो प्राथमिकता में है, और यही चिंता का सबब है। जी जोशी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने सही कहा कि यही चिंता का सबब है। और मैं देसाई सर के पास आता हूं। देसाई सर, देखिए, जो महायुति के नेताओं की दूसरी बैठक होनी थी वो तो नहीं हुई है अभी तक। इसी में सीएम के नाम का फैसला लिया जाना था, ऐसा कहा गया था, बीजेपी की तरफ से ही कहा गया था। इससे पहले शिंदे ने दोहराया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बाधा नहीं है, और लाडला भाई एक ऐसा टाइटल है जो उनके लिए किसी भी चीज से अधिक मायने रखता है। यानी वो मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे तो उनका कहना था कि लाडले भाई तो वो रहेंगे ही रहेंगे। और लाडला भाई यानी कि वो अपने मध्य प्रदेश वाले चौहान साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी लाडला भाई हैं, तो उसी की राह पर जाएंगे। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे को बीजेपी का सीएम मंजूर है, ऐसा ऐसा कहा गया। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने जो अपनी शर्तें रखी, अपनी बात रखी, तो उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा तो ये कहा, बल देकर ये कहा कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, और इसमें महिला मतदाताओं, मराठों, पिछड़ा वर्ग ने महायुति को वोट दिया, और वो मुख्यमंत्री के जो पसंद वाले सर्वे थे उनमें उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था। और लाडली बहन योजना, आरक्षण निर्णय और विभिन्न समुदायों को गठित सहकारी बोर्डों के कारण भी उन्होंने कहा कि इसलिए महायुति जीती। यानी कि वो सीधा सीधा था कि मुझे बना दिया जाए मुख्यमंत्री, और इसकी वजह उन्होंने बताई। वजह ठीक है कि उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो उनका दावा बनता है। शिवसेना जो शिंदे साहब वाली है, उनके एक वरिष्ठ नेता ने एक बयान आया था उसका, उसने कहा कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया है कि शिंदे साहब ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, और ये अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो गलत संदेश जाएगा। सर क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं एक मिनट अनम्यूट कर दिया है सर मैंने। जी देसाई सर। जो अभी जो वक्ता ने बताया, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को ही देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाना या नहीं बनाना है, इस पर जो संदेह उन्होंने व्यक्त किया, मेरे ख्याल से उसमें कोई सत्य है। उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं है। एक मराठा कम्युनिटी का भी है, और इन्होंने जो होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी है 10 साल से, तो उसमें अच्छी घटनाएं महाराष्ट्र में हुई नहीं है, क्योंकि दाभोलकर पानसरे मर्डर का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया था। बाद में अनिल देशमुख पर
अटैक हो गया, और रश्मि शुक्ला के अपॉइंटमेंट के बारे में भी। और वो ओपन माइंडेड पर्सन नहीं है। उनका भी, उनके बारे में भी, उनको एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनना ये पसंद नहीं था उनका। कभी भी आप देखेंगे कि पहले शुरू में वही डोमिनेट करते थे, बाद में एकनाथ शिंदे एज ए चीफ मिनिस्टर डोमिनेट करने लगे। तो मेरे ख्याल से उनसे जो होम मिनिस्ट्री है वो एकनाथ शिंदे जो मांग रहे हैं, उनकी मांग एक करेक्ट है। क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास जो रखी है उसका मतलब क्या है। ये देखिए, बाबा सिद्दीकी का मर्डर जो हो गया है, तो कई साल से मैं पीटीआई का काम करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया का काम करता था, तो मुझे पता है कि किसी भी इस तरह का एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर जब होता है तो उसकी अनुमति सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से निकलती है। और सेंट्रल मिनिस्टर को इसलिए इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर चाहिए कि उनको कई जो करना है महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस ये ऐसा आदमी उनको चाहिए महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, जो अदानी का कोई भी महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट हो, शक्ति मार्ग हो या धारावी का प्रोजेक्ट हो, जो कुछ करना है उसको अनुमति देने वाला उनको आदमी चाहिए। तीसरी बात ऐसी हो गई है कि जितेंद्र आव्हाड वेरी क्लोज पर्सन है शरद पवार जी का। तो मेरे ख्याल से मोदी और अदानी एकनाथ शिंदे को नहीं डरते हैं, वो डरते हैं शरद पवार जी से। अगर शरद पवार जी और एकनाथ शिंदे या अजित पवार इकट्ठा आ गए तो वो बड़ा डेंजर बन जाता है बीजेपी के लिए। तो जितेंद्र आव्हाड जब से एकनाथ शिंदे को मिले हैं, उनको टाइम मिल गया है, उनमें क्या बातचीत हुई, वो एक मैंने चैनल पर देखा कि एकनाथ शिंदे ने जब उनसे बात की तो जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार जी से भी फोन पे कांटेक्ट किया था। तो क्या बातचीत हुई पता नहीं, लेकिन एक ये हो सकता है कि राष्ट्रपति राजवट भी महाराष्ट्र में नहीं आती है। और जब शिंदे गांव जाते हैं, मुंबई से डॉक्टर आते हैं, उनको सलाइन लगाया है, उनको अभी तबीयत ठीक है, लेकिन ऐसा डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह वो मुंबई जाने वाले हैं। तो मुंबई आ भी जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उनकी मर्जी से उनको जो खाता नहीं दिया तो उन्होंने एक डोर ओपन किया है, वो शायद वो कांग्रेस में भी अजित पवार और एकनाथ शिंदे जा सकते हैं। ये भी चर्चा चल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन मैंने अभी एंड्रॉइड पर एक कार्टून देखा रोबो का। तो रोबो को किसी ने, अदृश्य शक्ति ने उसको ऑर्डर दी कि एम, शूट एंड नॉक ऑल योर एनिमीज डाउन। तो इसी तरह जब जो चीफ मिनिस्टर होगा, शायद मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं, क्योंकि उनको बैकिंग है, वो आरएसएस का है। तो अगर वो हो जाएंगे तो महाराष्ट्र में उनकी जो महाभारत चल जाएगा, सूडाचं महाभारत म्हणतात महाराष्ट्र में, वो देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे। उनमें लिबरलिटी नहीं है, वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है। और एक दोषी जी की इन ऑल मीडिया, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैंने बहुत साल से काम किया है, फिर भी मैं ऐसा बताता हूँ कि मीडिया गलत तरह से सोशल माइंड को ये सजेशन दे रही है कि तुम्हारी जिंदगी में पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। इससे सब इंडिया का सोशल माइंड सिक बन रहा है। एकनाथ शिंदे को सलाइन लगाया, लेकिन इंडिया के सोशल माइंड को सलाइन कौन लगाएगा। थैंक यू जोशी साहब। धन्यवाद सर। और आपने बड़ी बात कह दी है कि कांग्रेस में जा सकते हैं, हालांकि कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चल रही है। ये तो बहुत सारा इस तरह की खबरें या अटकलें या अफवाहें मार्केट में बहुत दिनों से हैं। प्रेम जी, पहले तो आपसे मैं इस पर टिप्पणी ले लूं कि क्या आपको लगता है कि ऐसा भी संभव है? फिर से बताएं कैसा संभव है?
क्या सर, पूछना चाह रहे हैं? अभी देसाई सर ने कहा कि वो उनकी कांग्रेस में जाने की भी चर्चा चल रही है, उनकी किनकी? कांग्रेस से भी बात हुई किनकी? है, शिंदे की किनकी? और अजित पवार की। माने तो आप दोनों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, दोनों की देखिए, बात कर रहे देखिए, सरकार नहीं बनती है तो इस तरह की चर्चा होती है, लेकिन आप ये समझिए कि जो सिस्टम पूरे चुनाव को हैक कर रहा है, मतलब सिर्फ ईवीएम की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, और जो सिस्टम सैकड़ों करोड़ रुपया बांटते हुए, खर्च करते हुए सरकार बनाने में लगा हुआ है, वो सिस्टम इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ देगा कि चले जाओ कांग्रेस में? थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि पूरा चुनाव जो जो जीत रहा है, जो मीटिंग करा रहा है, मैं अडानी की बात कर रहा हूं कि जो अडानी सरकार बनाता है, गिराता है, वो इतनी आसानी से गैर बीजेपी सरकार और ऐसी सरकार जो उनके प्रोजेक्ट में बाधा बने, उसको वो जाने कैसे दे सकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है भाई। एक नाथ शिंदे चाहेंगे तब भी कांग्रेस में आना मुश्किल है उनका, अजित पवार चाहेंगे तब भी कांग्रेस में आना मुश्किल है उनका। ये मैं ठोस राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूं। ये बहुत बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपए झोंके गए हैं, हजारों भी बोल सकते हैं, मुझे तो गिनती नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात उद्धव ठाकरे ने कही थी और राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी पर हमले कर रहे हैं, उनकी गलतियों और करतूतों पर हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बचाने के लिए 10-20 हजार करोड़ तो खर्च करने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो आराम से वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। किया है उन्होंने और आप पहले भी और आगे भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इस बारे में बहुत एक तो आशान्वित नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी सरकार जो इस तरीके से चुनकर आई है उसकी जगह कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जिसको चुन के आना चाहिए था। तो ऐसी कोई संभावना पर नहीं जाना चाहिए, ये गॉसिप होकर के रह जाने वाला है। दरअसल ये पूरी लड़ाई को भी कमजोर करेगा, कांग्रेस की विश्वसनीयता को भी कमजोर करेगा कि आप जिन ताकतों को के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे आप उनको अपने साथ कर रहे हैं। आपका विश्वसनीय साथी एनसीपी शरद पवार है, उद्धव ठाकरे यूबीटी है, जिसके साथ मिलकर आप महाविकास आघाड़ी को लेकर चल रहे हैं। तो इस यहाँ पर बीजेपी की तरह कांग्रेस का व्यवहार नहीं हो सकता कि सरकार बनाने के लिए जिसका समर्थन है उसका समर्थन ले लो। यहाँ नीतिगत बातें भी होंगी क्योंकि लड़ाई पूरे देश व्यापी है, केवल महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करेगी, ये बात है। इसलिए उस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है जिसके तहत ये रिगिंग हुई है चुनाव की, वहां पर बात होगी और आगे भी वहां पर समन्वय होगा, न कि सरकार बनाने की जल्दी में महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस दिखेगी। मेरा विश्लेषण थोड़ा सा अलग है कि ऐसी जोड़ तोड़ की सरकार एक तो अडानी बनने नहीं देगा, दूसरी कांग्रेस की विश्वसनीयता पर भी इस पर आ जाएगी। जी, आपने सही कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता पर आंच आ जाएगी। और मैं अब दोबारा से आता हूं आपके पास प्रेम जी, लेकिन मैं देसाई सर के पास जाना चाहता हूं। देसाई सर, देखिए, शिंदे साहब ने जो शर्तें रखी हैं उसमें एक शर्त यह है कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता तो उन्हें गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग दिए जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ये विभाग दिए जाते हैं और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो राज्य में सत्ता का संतुलन बना रहेगा। और वो उन्होंने कहा इसके बाद वो तय करेंगे कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि वो उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। आपको लगता है कि शिंदे साहब डिप्टी सीएम का पद नहीं लेंगे और वो इन मंत्रालयों के बगैर मान जाएंगे? और देखिए, ये शर्तें रखने के बाद महायुति की बैठक होनी थी। अमित शाह ने कहा था कि मुंबई जाकर महायुति की बैठक कीजिए, तीनों नेताओं आपस में बात कीजिए और फिर क्या कहते हैं, तय कीजिए। अभी वो बैठक तो हुई नहीं है लेकिन तारीख तय हो गई। जी
मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अमेरिका में ट्रम्प और कमला हैरिस का जो ये हुआ, उधर एलन मस्क एक ये आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक आता है। तो अमेरिका हो या इंडिया हो, हमें जो पर्दे के पीछे का जो फोर्स है उसका हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसा अभी साहब ने बोला कि अदानी नहीं चेंज करने देगा, क्योंकि अदानी का प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना ये अमित शाह और मोदी का टारगेट ही है। और उनके पैसे भी, इस इलेक्शन में जो पैसा आया है वो अदानी का ही पैसा है। तो अदानी ये जो गेम कर रहा है, इसका कंसीडर करने के बाद एकनाथ शिंदे या अजित पवार, उनकी अगर ईडी की फाइल रीओपन हो गई तो उनको तो वो डर है। तो शायद ऐसा ही हो सकता है कि मोहन ने बताया कि मैं नहीं होना। मोहन का कोल्हापुर का बहुत अच्छा कनेक्शन है और रेसलर है, इसलिए कोल्हापुर से उनका बहुत नाता था। तो कोल्हापुर में उनके कई जो फ्रेंड है, उनका कहना है कि उसका नाम घुसट दिया है इसलिए कि थिंकिंग में कोई डाइवर्शन हो जाए। लेकिन उनका असल में उनको, ही इज वेरी लॉयल टू बीजेपी। अभी बात जो हो रही है, आप बोलते हैं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, वो लेना ही उनको पड़ेगा और उनको गृह मंत्रालय ये देने वाले नहीं है। तो उनकी जो रीजन है वो अमित शाह और मोदी अभी इंटरफियर करेंगे और उनको दबाव डाल के, प्रेशर डाल के मिनिस्ट्री फॉर्म हो जाएगी 5 तारीख को। जी हाँ प्रेम जी, वो दबाव कैसा होगा? वो मतलब वैसे ही होगा, खोखों वाला होगा, ईडी का होगा, सीबीआई का होगा? क्या दबाव के आगे शिंदे झुक जाएंगे? शिंदे को मालूम है कि उनको उनकी बलि चढ़नी है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे की भी चढ़ी थी। देखिए, बीजेपी की जो भी सहयोगी पार्टी होती है, उनको अंततः टूटना और मिटना ही लिखा हुआ होता है। तो वो दबाव भी होता है तो उनके स्वभाव को जानकर होता है कि सहयोगी दल जो उनके साथ हैं, किन परिस्थितियों में आए थे, क्या लोभ लेकर आए थे, और अब बदली हुई परिस्थिति में क्या लोभ लेकर के वो बीजेपी को सत्ता सौंपेगी। क्योंकि बीजेपी का मकसद तब भी उद्धव ठाकरे के साथ खुद सत्ता में आना था और आज भी बीजेपी का मकसद अपने सहयोगी दल से सहयोग लेकर खुद सत्ता में आना है। तो पिछले चुनाव से इस चुनाव तक का जो सफर है, बीजेपी ने सत्ता की चाहत में तमाम जोड़ घटाव करते हुए यहां तक वो करीब पहुंच गई है। अब इसके लिए एकनाथ शिंदे की क्या कमजोरी थी? किसी से छिपी हुई है क्या? जो कमजोरी थी, जिस वजह से उनको सत्ता में लाया गया, वो जुड़े मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे ये बोल करके, अब बनाए रखे जाएंगे ये बोल करके तो कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था। लेकिन सरकार बनी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, अजित पवार को भी जोड़ा गया ताकि उनका दबाव थोड़ा हल्का हो। नहीं तो अजित पवार को सरकार में लाने की जरूरत क्या थी? बहुमत तो था ही। तो दबाव मतलब एकनाथ शिंदे का दबाव बीजेपी पर ना आए, उल्टा बीजेपी का दबाव एकनाथ शिंदे पर पड़ जाए, इसी रणनीति पर बीजेपी चली। और अब चुनाव नतीजे उन्होंने ऐसा बना लिया है कि भाई दोनों जोड़ करके भी बीजेपी से कम है। बीजेपी बहुमत के वही 15 सीट और ले लीजिए तो करीब है इसमें सरकार बनाने के। तो ऐसी स्थिति में दबाव इस मामले में भी एकनाथ शिंदे पर काम बहुत ज्यादा बीजेपी का करेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने बहुत सारे एमएलए को एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ा करके वहां पर रख रखा है। भाई खुलेआम आप हम सब जानते हैं कि अपने सिंबल पर भी एकनाथ शिंदे को भी लड़ाया है और कुछ लोगों को तो एकनाथ शिंदे के लोगों को भी बीजेपी, अजित पवार, सब तीनों ने एक दूसरे के सिंबल पर भी लड़ा है। ये भी चीजें हैं। तो ये लड़ाया कौन है? करने वाला कौन है? करने वाली तो बीजेपी है, तय तो वही कर रही थी। इसका मतलब है कि जो संख्या घटी हुई दिख रही है वो वास्तव में घटी हुई नहीं है। वो बिठा के दिखाएंगे कि बेटा मान जाओ, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मिल जाओगे तो पैसा भी मिलेगा, मिल जाओगे तो शोहरत भी मिलेगा, मान जाओगे तो, और अगर नहीं मानोगे सरकार तो हम बना ही लेंगे।
हम जब इतना खर्चा तुम्हें जोड़ने के लिए कर सकते हैं तो तुम्हारी पार्टी को तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बात एकनाथ शिंदे को पता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कोप भवन में गए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, ये हम कहना चाहते हैं। वो बीजेपी के ही भाई अमित शाह ने उनको भेजा है कि जाओ कोप भवन में, देवेंद्र फडणवीस को हमको नहीं देना है बनने मुख्यमंत्री। तो वो उनसे एक जिद और रट लगवा रहे हैं ताकि उस बहाने एक देवेंद्र फडणवीस को हटा के कोई नया नाम लाया जाए। पूरी कवायद यहाँ है और इसके लिए जो करना है वो बीजेपी कर रही है। जी जी। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने साफ साफ कह दिया है, आप कह रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस को भेजा है अमित शाह ने, संभव है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ कहा है, ये शिंदे के करीबी सूत्रों का कहना है कि सरकार का हिस्सा नहीं होगी उनकी पार्टी अगर तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए गए। शिंदे की शिवसेना को अगर ये तीनों विभाग, मलाईदार विभाग नहीं दिए गए, इसमें गृह मंत्रालय भी है, नहीं दिए गए तो वो शामिल नहीं होगी, शिवसेना राज्य में बाहर से समर्थन देगी। सर, क्या बीजेपी बाहर से समर्थन पर ले लेगी, खामोश बैठी रहेगी? संभव है ये? सवाल किन से है जोशी जी? आपसे ही है सर, आप बैठे हुए हैं सवाल बॉक्स में। जी देखिए हरि जी, हम ये कह रहे हैं कि ये दबाव की पॉलिटिक्स है। एकनाथ शिंदे ने जो शर्तें रखी ये दिखाने वाली शर्तें हैं। अंदर खाने मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस के अलावा, तो बाकी उनकी शर्तें भी मान ली जाएगी, 3 में से 2 मान ली जाएगी दिखाने के लिए कि भाई देखो वो जिद कर रहे थे, हम उनकी मान लेते हैं, हम लोग मिलकर लड़े थे इसलिए सरकार भी मिलकर बनाएंगे। ये दिखता है, राजनीति यही दिखती है, वरना इतनी जिद करने की स्थिति और हिम्मत वाली पोजीशन है ही नहीं एकनाथ शिंदे की। ये समझिए सर, बहुत छोटा बहुमत चाहिए, वो तो बीजेपी और अजित पवार मिलकर सरकार बना लेंगे, एकनाथ शिंदे को मनाने की क्या जरूरत है? एकनाथ शिंदे को दबाव डालने की स्थिति में ही नहीं है, आप ये समझिए। तो एकनाथ शिंदे दबाव डाल रहे हैं तो वो सिर्फ बीजेपी अपनी अंदरूनी राजनीति के लिए उनके दबाव का इस्तेमाल भी कर रही है और उनसे दबाव डलवा भी रही है। हम साफ ये कह रहे हैं, वो बाकी जो कह रहे हैं उन सब पर मत जाइए, वो बाहर से समर्थन दे ना दे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी सरकार बनाएगी। जी देसाई सर, आप सहमत है प्रेम जी की बात से? हाँ, सहमत हूँ, क्योंकि ये अल्टीमेटली बड़ा फार्म है, फार्म ओनर है अदानी, अमित शाह और मोदी, ये तो सब फार्म लेबर्स है, तो इनके कहने में कोई दम नहीं है, वो जो चाहिए वो मालिक करेगा। जी, और जो चाहिए वो मालिक करेगा, लेकिन 23 तारीख से 30 तारीख तक जनता इंतजार में बैठी हुई है और जनता को अब आभास होने लगा होगा कि ये क्या हुआ, और कुछ दिनों बाद वो कुछ लोग महसूस करेंगे ठगा गया। और ईवीएम का मामला अभी चल रहा है, ईवीएम पर ताजा जो वो है अपडेट है, प्रेम जी आप देंगे? देखिए, ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो शिकायत की थी चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है, तो ये अपडेट यही है। लेकिन जिन सवालों को लेकर पहले भी कांग्रेस हरियाणा चुनाव के बाद चुनाव आयोग गई थी, चुनाव आयोग ने उल्टा डांट फटकार करके कांग्रेस को ही भगा दिया था और ये बताया था कि आप लोग तो बिना तैयारी के चले आते, जैसे एक टीचर बच्चे को डांटता है उस तरह से डांट फटकार करता है। इस बार भी आप कोई एक्स्ट्रा उम्मीद नहीं रख सकते चुनाव आयोग से, क्योंकि ये इस चुनाव प्रक्रिया के में जितने सवाल हैं वो सवाल ईवीएम नामक मशीन से थोड़े हैं, वो सवाल इलेक्शन कमीशन नामक संस्थान से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ जो है उनकी नियुक्ति से लेकर के बाकी आयुक्तों की नियुक्ति, तमाम चीजें जुड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक बदला गया इस चीज को करने के लिए, चुनाव आयोग को मुट्ठी में करने के लिए। और जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे मतदाता सूची में परिवर्तन का मामला हो,
महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर को जोड़ने का मामला हो, जो आम बात नहीं है। इसका कल्प्रिट कौन है, आरोपित कौन है? आरोपित स्वयं चुनाव आयोग है। ईवीएम ने थोड़े बढ़ा दिया 47 लाख वोटर तो चुनाव आयोग ने बढ़ाया ना। वो कौन सी प्रोसेस है भाई, 47 लाख वोटर बढ़ गए? तो भी केवल महाराष्ट्र में पूरे 5 साल में आप 5 लाख 7 लाख बढ़ा नहीं पाते हैं, और ये कुछ महीनों में आप 47 लाख वोटर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब वोट पड़ जाता है तब भी आप वोटर की संख्या बढ़ा देते हैं। 75 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में। झारखंड में वोटर कम बढ़े तो वहां पर नतीजा इंडिया गठबंधन के पास आया। अब महाराष्ट्र में वोटर ज्यादा बढ़े, 75 लाख वोटर बढ़ गए, 47 लाख का गालमेल हुआ। जब 1.25 करोड़ वोटर सीधे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको चुनाव पर परिणाम क्यों नहीं प्रभावित होगा? तो इसलिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रोसेस है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता के सामने दिखाने के लिए कि हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी तो होना चाहिए लड़ाई का। रास्ता है पहला कि चुनाव आयोग के पास जाइए, उसके बाद उस बात को लेके कोर्ट के पास जाइए, और इसके बीच में आप जनमत, जनता के बीच में जितनी जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उनको आंदोलन का माहौल बनाइए, यानी जन समर्थन हासिल कीजिए इस मुद्दे पर। तो कांग्रेस ने वो भी फैसला किया है कि बैलेट यात्रा वो निकालेगी बैलेट के लिए। तो बैलेट पेपर से वोट के लिए जब जन समर्थन जुटेगा तो अपने आप फिर ये चीजें, इसकी ये लड़ाई मजबूत होगी। आज एक ईवीएम को हटाने की जब बात होती है तो उसको उसकी बहस में उलझा दिया जाता है, ये तब जीते तब हारे वगैरह वगैरह बहस में उलझा दिया जाता है। लेकिन देश को आज बैलेट पेपर से वोटिंग की जरूरत है, ये बात समझाने के लिए सड़क पर उतरना होगा, जागरूकता पैदा करनी होगी, तभी जाके होगा। वरना चुनाव आयोग तो बुलाएगा, फिर डांट फटकार के भगा देगा, और आगे क्या आप डांट सुनते रहने के लिए शिकायत करेंगे, ये भी सवाल खड़ा होगा। जी धन्यवाद सर। और देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ईवीएम की जो लड़ाई है वो ना तो चुनाव आयोग में होगी ना संसद में होगी। ये लड़ाई जनता के बीच में जाकर सड़क पर लड़ी जाएगी, तभी इसका कुछ हल निकलेगा। और बैलेट यात्रा जो है वो उसकी घोषणा कब होती है, उसकी तारीख की घोषणा कब होती है? हालांकि खड़गे साहब ने कह दिया है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि वो करेंगे। तो ये सारी चीजें अपनी जगह। और 5 तारीख को, 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन तारीख आ गई है तो यानी सब कुछ ठीक है। और आप सही कहते हैं प्रेम जी के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और मसला जो है वो ये सुलझा लिया जाएगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को विराम देता हूं, और कल 8 बजे हम फिर मिलेंगे एक नई परिचर्चा के साथ। हमें आज देरी हुई, इसके लिए माफी मांगते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रणाम इंडिया को और संदेश न्यूज चैनल को, घंटी का आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी लाइक बहुत कम है, आपसे निवेदन है कि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ हम आपसे मेंबरशिप के लिए भी आग्रह करते हैं। फिर